खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 5 का 5। शाम 5 बजे की अहम तरीन सियासी सरगर्मियों पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे रियासत की सियासत किस तरीके से चल रही है। और असेंबली का इजलास अगरचे ख़त्म हुआ है, लेकिन असेंबली के इजलास के दौरान जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई है उस पर आज पूरे दिन मुल्क भर के अंदर भी बात हुई। वजीर आजम, वजीर दाखिला साहब ने भी बात की और जम्मू के अंदर भी सियासत इस पर जबरदस्त हो रही है। और कश्मीर सूबे के अंदर एक नए अंदाज में सियासत का आगाज हो गया है। रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर पास हो गया है, लेकिन क्या इस रेजोल्यूशन का मतलब 371 की ओर चलना है? एक बड़े बाब का आगाज हो गया है, एक बड़ी बहस का आगाज यहां पर हो गया है। इस बहस को हम भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको चंद अहम बड़ी खबरों की ओर लिए चलते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, जेपीसी, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर है। उस पर एक अहम और बड़ी खबर कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है उनका मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है। गुवाहाटी के अंदर आज उनकी मीटिंग हुई है और ये जो स्टडी टूर है ये 5 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होगा, 5 मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर होगा। जगदम्बा पाल साहब का मानना है कि ये स्टडी टूर इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे और मदद मिलेगी समझने की कि क्या वक्त तरमीमी बिल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने है इसको एज इट इज रखना है, या जो बातें हम कह रहे हैं सरकार की तरफ से सामने रखी गई हैं उनको एंडोर्स किया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन दिनों गुवाहाटी के अंदर मौजूद है, जहां पर आज उन्होंने अपनी मीटिंग की है। और आगे जो बताया जा रहा है कि अब भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, लखनऊ के दौरे पर 9 से 14 तारीख के दरमियान ये टीम जो है वो रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया था, जिसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और अभी तक तकरीबन 25 मीटिंगें जेपीसी की हो चुकी है, जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुई है, मुख्तलिफ वक्फ बोर्डों के मेंबरों के साथ हुई है, माइनॉरिटी कमीशन के अरकान के साथ हुई है। और यह बताया जा रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ यानी मेजर पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां जो है उनकी तरफ से ये गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कलकत्ता, पटना और लखनऊ के टूर का बाइकआउट कर दिया गया है। और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जगदम्बा पाल जो है वो एकतरफा चल रहे हैं और सरकार की पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि कस्टोडियन ऑफ द कमेटी जगदम्बा पाल जो है उन्हें चाहिए था कि उन लाखों लोगों की आवाज़ को भी सुने जिन्होंने जेपीसी के सामने अपनी बात रखी है। याद रखिएगा कि आइंदा महीने जो है वो बजट इजलास भी होना है और बजट इजलास के दौरान इस जेपीसी की तरफ से अपनी रिपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है उसकी इंटरिम रिपोर्ट जो है वो हाउस के अंदर रखनी है, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि जो बिल अमेंडमेंट बिल सरकार की तरफ से रखा गया था क्या वो एज इट इज जाएगा या उसमें कुछ तरमीमें जाएंगी। उस पर हतमी फैसला फिर ऐवान के अंदर होगा। फिलहाल इजलासों का सिलसिला जारी है। आज इजलास हुआ है और आज के इजलास के बाद भी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बा पाल की तरफ से कहा गया कि हालात, वाक़ात और तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही आगे बढ़ा जा रहा है। बात जेपीसी की हो रही है, जरा बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सरमा ने दस्तक दे दी है और सरमा ने दस्तक देने के साथ ही जम्मू कश्मीर हुकूमत भी कमरबस्ता हो गई है। जम्मू और श्रीनगर के अंदर तमाम इंतजामात रखने के लिए आज वजीर आला की सरबराही में आला सती इजलास हुआ है। आला सती इजलास के दौरान जहां विंटर प्रिपरेशंस का जिक्र किया गया और इंतजामिया पर जोर दिया गया कि बिजली, पानी, राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और साथ साथ तिब्बी सहूलियात को लेकर खुसूसी नजर रखी जाए। वहीं पर आज के इजलास में जहां चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान मौजूद रहे, वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने महकमे के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि बिजली की फराहमी को किसी भी कीमत पर यकीनी बनाया जाए। इस बीच इतला और खबर यह है कि मरकजी हुकूमत ने 300 यूनिट बिजली देने का फिलहाल फैसला लिया है सरमा के दौरान, ताकि कश्मीर वादी के अंदर सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। मीटर और नॉन मीटर इलाकों के अंदर इन दोनों गैर एलानिया कटौती हो रही है, जिसको लेकर रियासती अवाम की तरफ से कई बार एहतजाज भी किया है और रियासत के वजीर आला की नोटिस में भी इस बात को पिछले कई दिनों से अवामी वफूद की तरफ से रखा गया था, जिसके बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इस मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया कि बिजली, पानी,
तिब्बी सहूलियात और राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और चीफ सेक्रेटरी को हिदायतनामा दिया गया है कि वो माहाना तौर पर मीटिंगों का आगाज करें ताकि पल पल का अपडेट इंतजामिया का रियासती हुकूमत के सामने रहे। विंटर से पहले विंटर प्रिपरेशन की मीटिंग और उमर अब्दुल्ला ने जहां श्रीनगर के अंदर एक मीटिंग ली, वहीं पर गांदरबल के अंदर भी एक अहम तरीन इजलास हुआ है जिसमें कुलहुम तौर पर कंगन और गांदरबल की तरक्याती मंसूबों और दीगर मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक डीडीसी चेयरपर्सन ने मीटिंग में बाइकॉट किया है, वो मीटिंग में नहीं गए हैं। इल्जाम ये कि हुकूमत की तरफ से तमाम मेंबरों को दावतनामा नहीं दिया गया था। चलिए जनाब फटाफट से एक और अहम और बड़ी खबर, उसके बाद जरा बहस पर आते हैं और बात मंशियात की करते हैं, ड्रग्स की करते हैं। और इंतजामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन दिनों काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। जहां मुख्तलिफ ड्रग पेडलर्स के घरों को सरबे मुहर किया जा रहा है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में मंशियात मुखालिफ कार्रवाई को मजीद तेज कर दिया गया है। जम्मू में एक और मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के वक्त उनके कब्जे से भारी मिकदार में ड्रग्स भी बरामद करने का दावा किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स की पहचान विशाल शर्मा के तौर पर हुई है, जो जानीपुर जम्मू का रहने वाला है। पुलिस कंट्रोल रूम और नारकोटिक ब्यूरो की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मुसद्दिका इत्तला थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई के फौरन बाद बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कश्मीर प्रोविंस के अंदर कई मकानों को सरबे मुहर किया गया, सील किया गया और इसी तरीके से जम्मू के अंदर इन दिनों जहां मंशियात धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन पुलिस भी और क्राइम ब्रांच भी लगातार कार्रवाई कर रही है और आज एक और कार्रवाई हुई है और जम्मू के अंदर एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है, विशाल शर्मा इसका नाम बताया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि जानीपुर से ही एक पुलिस कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई थी, उसकी अहलिया की भी गिरफ्तारी हुई थी और उन पर यह इल्जाम था कि ब्राउन शुगर और मंशियात की फराहमी को वो यकीनी बना रहे थे और उसी केस को फॉलो करते हुए आज एक और कार्रवाई हुई है। विशाल शर्मा की गिरफ्तारी उधमपुर से हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक जानीपुर जम्मू से है। नाम जैसे बताया जा रहा है कि विशाल शर्मा इसका नाम है और ये कहीं उधमपुर का रहने वाला है और ये शख्स जो है यहाँ कहीं बस स्टैंड से उतर के यहाँ से गुजर रहा था और ये टीम जो है, ये क्राइम ब्रांच की टीम और उसमें पता नहीं कौन से लोग इन्वॉल्व है, इन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया है और जहाँ इसको रोके इससे ये रिकवरी हुई है और मेरी प्रेजेंस में भी है। इन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे ऑर्डर भी वहाँ से डीसी ऑफिस से इशू है, या वहाँ जाके देखिए क्या इशू है। इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया कि विशाल शर्मा बताया जा रहा है और ये कहीं उधमपुर का बेसिकली रहने वाला है और यहाँ कहीं ये जानीपुर में कहीं रहता है। अरेस्ट तो किया गया उसको। क्वांटिटी इसमें 4880 शायद बन रहा है इसका टोटल। अभी तो मैंने तो वेरीफाई नहीं किया प्रॉपर्ली, लेकिन शायद इतना बन रहा है। इसको ये देना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें और ऐसी अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में लाएं, जो हमारी उनके नॉलेज में लाएं। इसका कुछ पता नहीं चला अभी मुझे, तो इसका मुझे भी नॉलेज नहीं है कि है या नहीं है। चलिए जनाब, बात जरा मंशियात की हो रही थी, लेकिन जरा बात सियासत की भी करते हैं। रियासत की सियासत एक अनोखे पड़ाव पर आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर नई हुकूमत बन चुकी है और नई हुकूमत बनने के बाद रियासती असेंबली का पहला इजलास भी मुकम्मल हुआ है और इस इजलास के दौरान जहां काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, वहीं पर इस इजलास के दौरान एक करारदाद, एक रेजोल्यूशन भी सामने आई। ताहम इस रेजोल्यूशन के सामने आने के बाद अब एक और सियासत नजर आ रही है। असेंबली इजलास के बाद सबकी नजरें अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर पर मरकूज है, क्योंकि करारदाद को लेकर एक बड़ा फैसला आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से हो सकता है कि क्या करारदाद को मंजूर किया जाए और दिल्ली भेजा जाए या करारदाद को वापस असेंबली भेजकर इसको दोबारा से करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ से यह हो रहा है, दूसरी तरफ से जब से वजीर आला की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि स्पेशल स्टेटस मतलब तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटियां हैं, इसको लेकर एक नई बहस शुरू हुई है। और स्पेशल स्टेटस क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर मांग रहा है या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर स्पेशल स्टेटस का बाज़ाब्ता तौर पर एक मकाम है और एक सिस्टम है। और इस 370 के खत्म होने के बाद क्या 371 के जरिए से आर्टिकल 371 के इन्वोक होने से या उसके आने से क्या वाकई तौर पर वो तमाम गारंटियां जो जमीन की हो, जो नौकरियों की और दीगर हो, क्या वो पूरी हो सकती है? इस पर भी सियासी मुबस्सिरीन की बहस जो है वो शुरू हो गई है। तो रियासत भर में 371
371 के मामले पर भी बहस हो रही है, स्पेशल स्टेटस के नाम पर बहस हो रही है, और देखना है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर करारदाद को लेकर क्या कुछ करते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी का मौकफ है कि करारदाद गैर आईनी है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर भी इसे गैर आईनी मानेगा, या जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने तमाम तर मामला सामने रखते हुए यह कहा कि तमाम तर बातें आईन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, और माजी को तमाम नजरें रखते हुए ये तमाम चीजें की गई है, उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको हरी झंडी देकर दिल्ली भेजने की बात भी करेंगे। इस पर जरा बात करेंगे। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान हमारे साथ है। अभिजीत जसरोटिया साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, बहुत शुक्रिया आपका। इनामुन नबी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नीलोफर मसूद, आप ही से शुरू करूंगा। हुकूमत आपकी है और पहल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, और यह कहा कि हमने जी अपना एजेंडा जो है, जो सेट एजेंडा था, उसको पूरा करने की कोशिश की, जो वादा दिया गया था, जो मैंडेट लोगों का था, उसकी रिफ्लेक्शन असेंबली ने की। हम स्पेशल स्टेटस को मांगते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जो कुछ भी है यह आईन और कानून के तहत ही है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इन बिटवीन द लाइन लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको थ्रू करके आगे बढ़ सकते हैं? क्या इस तरीके की कोई गारंटी है आपके पास, या जिस तरीके से बीजेपी और दीगर पार्टियां लगातार ये बता रही है कि ये डिविएट है जी, ये बुनियादी मौकफ से दूरी इख्तियार करना है और बुनियादी मसाइल से मामला हटकर करने की कोशिश है? किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब देख रही है, जब असेंबली का इजलास मुकम्मल हुआ है, और अब आगे क्या? बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब इलेक्शंस का सिलसिला चल रहा था, उस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी थी जिसने अपना मैनिफेस्टो जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की और प्रोमिसेस किया अपने लोगों को कि किस तरीके से 5 साल जो हमारा रोड मैप है, हम किस तरीके से आइंदा अगर हम हुकूमत में आते हैं, हम कौन कौन सी चीजें हैं वो करेंगे लोगों के लिए। उसमें ये एक चीज, अहम चीज भी हमने रखी हुई थी, जब भी पहली असेंबली, अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैसिव मैंडेट लोगों की तरफ से मिलता है, तो जो पहली असेंबली होगी वहां पर हम स्टेटहुड के साथ साथ जो दफा 370 की वजह से या 35A की वजह से हमें स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे, तो उसकी हम मांग करेंगे, एक रेजोल्यूशन उसके निस्बत हम पास करेंगे। तो उसी जिम्मे में जो पहला स्टेप जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ताकि उनके मैनिफेस्टो को नजर में रखकर ये दर्शाना लोगों को कि हम वादाबंद है लोगों के साथ, जो हमने वादे किए हैं हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और उन्होंने की भी। जिस तरीके से आपने पहले देखा, जो एजुकेशन एकेडमिक सेशन था उसको चेंज किया गया, उसके साथ साथ स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो भी पास कर दिया गया, और साथ में जो हमारे स्पेशल प्रिविलेजेस हमसे छीने गए थे 5 अगस्त 2019 को, वो एक बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास किया गया। तो क्या मैं ये मानूं, ये जो बात चल रही है नीलोफर मसूद साहिबा की, ये जो प्रिविलेजेस वाली बात हो रही है, खुसूसी मुराद की बात हो रही है, स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, ये 371 में मुजमिर है, यहां से वो चीजें मिल सकती है? एक डायलॉग प्रोसेस खोल दिया है उमर अब्दुल्ला ने इसके हवाले से। देखिए, 371 जो है वो स्पेशल प्रिविलेज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हमें तो 370 था। तो जब हम स्पेशल प्रिविलेजेस की बात करते हैं, हम जाहिरन बात कर रहे हैं 370 की और 35A को लेकर, क्योंकि यही 2 प्रोविजंस थे जो हमें स्पेशल प्रोविजंस हमारे जो थे, चाहे वो जमीनी जमानत थी, चाहे जॉब्स की जमानत थी, वो हमें इन प्रोविजंस के अंडर मिल रही थी। लेकिन तो 71 में भी तो यही चीज है ना, स्टेट को लेकर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, ये तो 71 में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हैं कि इस रेजोल्यूशन के थ्रू हमने एक मैकेनिज्म डिवाइस, हमने कोशिश की है कि सेंटर को ये बताने की, और कहा भी है लफ्जों में, बिल्कुल वाज़ेह किया है कि आप एक मैकेनिज्म डिवाइस कीजिए जिस मैकेनिज्म में एक बातचीत हो, क्योंकि मैसिव मैंडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है ये लोगों का मैंडेट है, लोग चाहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं दोबारा आपके पास मैं आऊंगा दोबारा। उसी पर अभिजीत जसरोटिया साहब भी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अभिजीत, ये कहना कि जनाब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या बिल्कुल इसको देखते हुए कि जो करारदाद है जी, ये रेजोल्यूशन जो है ये
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉलिंग फॉर डायलॉग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये समझ नहीं आया। जबकि मुझे याद है पोस्ट 2019 बीजेपी का भी ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट लैंड की बड़ी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कल्चर जॉब्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप भी 2019 से ये बातें तो कह रहे थे, सरकार बनते ही ये ट्यून कैसे चेंज हो गया सारा? देखें, सरकार बनते ही या कुछ भी होते, हमारा कभी भी, हम अपनी बातों पे कभी भी हमारी ट्यून आपको बदलती नज़र नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कुछ आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की ट्यून ज़रूर हर 10 किलोमीटर बाद और हर 50 किलोमीटर बाद ट्यून भी, भाषा भी, बोली भी और बड़ा कुछ हुआ वो बदलता नज़र आएगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी उनमें से नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक ही बात करते हैं और जो बात करते हैं उस पर हम टिके भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, शायद यही हमारी खूबी है कि हमारी कही हुई बात के बाद कई लोगों को मुश्किल होना शुरू हो जाती है। उनको पता है कि बीजेपी ने अगर कहा है तो कर भी दिखाया। ये बात शुरू होती है जो ये लेटेस्ट एपिसोड हुआ। देखें गौर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने कहां से शुरुआत की? शुरुआत हुई उस दिन जिस दिन एलजी महोदय ने पिछले 5 साल का पूरा लेखा जोखा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। उन्होंने बताया कि कहां पर 2017 में जो जीडीपी थी 1.17 लाख करोड़ की थी, जिसे डबल कर दिया गया। कहां पर वो जेएंडके बैंक जो हमेशा ही डेफिसिट देता आ रहा था और 1139 करोड़ का डेफिसिट था जब जेएंडके 5 अगस्त 2019 की अगर मैं बात करूं या उसके बाद की बात करूं, आज वो हजारों करोड़ का प्रॉफिट आपको दे रहा है। वहां पर यह बात की गई कि किस तरह से एम्स, आईआईटी, आईआईएम, इतना कुछ जो 50-60 साल से नहीं हुआ वो आज कर दिखाया गया। अमन, सुकून, 70% डिक्लाइन इन टेररिज्म इंसिडेंट्स, G20 जैसे इवेंट। हमने तो यहां से बात शुरू की कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, अब आगे आप इसको रखें संभाल कर। लेकिन उनकी नीयत देखिए, जिन्होंने आगे इस किश्ती को संभालना है वो तो पहले किश्ती में छेद करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में चीजें दर्ज कर चुके हैं गौर साहब। और देखिए, आप कहते हैं हमने लोगों से वादा किया था। जनाब, जिस चीज के आपके पास इख्तियारात नहीं है, इसका मतलब आप वादा नहीं कर रहे हैं, आप छल कर रहे हैं, यानी कि झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि आपके पास तो कोई हक नहीं है सब कुछ करने का। आपने दूसरा उनसे वादा किया ऑटोनॉमी का, जिसके ऊपर ये अभिजीत, मेरा सीधा सा सवाल है, कॉलिंग फॉर डायलॉग ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? देखिए जनाब, मेरे देश का एक संविधान से चलता है। हाँ। और उसके बाद हमारे देश में उच्चतम न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय में जो चीज चले गई, स्पेशल स्टेटस है क्राइम। मेरे बात सुने, जब आपको उच्चतम देखिए इस चीज में अगर आप कोई भी बहस में चलते हैं, बहस उच्चतम न्यायालय में आप पहुंचे, न्यायालय ने कह दिया कि जनाब ये बात खत्म होगी, अब इसके ऊपर बात हमारे को जो यार रेजोल्यूशन में कहां पर 370 है? किसमें? रेजोल्यूशन में कहीं पर 370 अरे आपके जो साथ में है इनमें इनका कहिए ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 370 है। वो कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन करेंगे जी, प्रोसेस शुरू करेंगे स्पेशल स्टेटस को रिवाइवल के लिए। स्पेशल स्टेटस तेलंगाना भी मांग रहा है, बिहार भी मांग रहा है, जो आपके साथ पार्टनर्स दिल्ली में बैठे। मैं एकदम एक मिनट लूंगा सिर्फ। इन्होंने 370 अपने मैनिफेस्टो में लिखा, इनसे पहले पीडीपी 370 लेकर आई, फिर ये एक दूसरे में ओर लग गई। भाई पहले मैं कहूंगा कि मैंने सबसे ज्यादा लोगों के साथ नाइंसाफी की है, तूने की है और करेंगे। ये नाइंसाफी को आगे बढ़ाते हुए 370 की बात करें। लास्ट बात से अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा कि मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आप लोगों के जो मंसूबे केवल एक दूसरे को दिखाने के लिए, और आप भी जानते हैं कि 370 नहीं आने वाला है कभी भी, तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? और स्पेशल स्टेटस की गौर साहब मैं बात क्लियर कर दूं कि हमारे यहां पर डोमिसाइल लॉ है, वो डोमिसाइल लॉज एज गुड है। जो चीजें आप बोल रहे हैं उसमें सभी कुछ तो आती है, तो बहस किस बात की हो रही है? तरक्की की बात करो, अमन सुकून सुख चैन की बातें करो। आपके इन सबके चलते 1.5 लाख से ज्यादा खबरें हैं जो यहां पर। इनामुन नबी, आप रिसर्चर भी हैं, तर्जुमान भी हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के, कह रहे हैं कि जनाब ऑल इज वेल, गुड है जी, गवर्नर एड्रेस में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद सारी बाजी पलटी। क्या वाकई तौर पर एंटायर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन वही है जो अभिजीत जसरोटिया बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं? गौहर जी, अलमिया ये है कि जब ये रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौरा टेबल की गई हाउस में, मैं उस वक्त हाउस में मौजूद था, तो आप हैरान हो गए ये सुनकर, आपके कैमरामैनों ने भी एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब तक रेजोल्यूशन पूरी पढ़ी गई और ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना जी ने उसको सेकंड भी किया, तब तक इनको आइडिया भी नहीं था कि रेजोल्यूशन है क्या। तब जाके इनमें से किसी बंदे को एक ख्याल आया ये स्पेशल स्टेटस पर है, तो हंगामा आराई हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बीजेपी की बात है, कहीं ना कहीं हमने तो इसके हक में वोट भी दिया। हमारा एक एमएलए पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, अवामी इत्तेहाद पार्टी का शेख खुर्शीद साहब, उन्होंने हमने वोट और सपोर्ट भी दिया। हमने कहा कि एवरी बिग ड्रीम इज हैविंग ए स्मॉल बिगिनिंग, हमने उसको एक छोटी शुरुआत सोचकर उसके हक में वोट भी दिया और सपोर्ट भी किया। लेकिन बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने मैनिफेस्टो में बाज़ाब्ता तौर स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं, बल्कि उन्होंने जो वादा किया था लोगों के साथ वो आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के लिए था। मेरा एक सवाल नीलोफर जी से है, एडवोकेट नीलोफर साहिबा से है, कि अगर आपके मैनिफेस्टो में बाज़ाब्ता तौर बड़े बड़े अल्फाजों में और खूबसूरत अल्फाजों से लिखा हुआ है रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A, आज स्पेशल स्टेटस पर असेंबली में रेजोल्यूशन क्यों? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जिस बात की आप स्टेटहुड की बात आप कर रहे हैं,
वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट हाउस में ये वादा किया है, जो चीज प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया हो, जो चीज ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वादा किया हो, उसमें आपकी उनको सपोर्ट की ना बात की जरूरत है ना सपोर्ट की जरूरत है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम वादाबंद हैं इन चीजों को देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जनाब इनके जो इसमें खोट थी, नीयत में खोट थी कि इन्होंने ट्रिफलिंग ऑफ वर्ड्स, ऊपर लिखा स्पेशल स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें जिस तरह आपने जिक्र किया, स्पेशल स्टेटस हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के, उनके पास भी स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस यहाँ पर बिहार के चीफ मिनिस्टर भी मांग रहे हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी मांग रहे हैं। स्पेशल स्टेटस हिमाचल प्रदेश का मांग रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या है, आप कौन सा स्पेशल स्टेटस चाहते हैं? ठीक है जी, ठीक है। एडवोकेट नीलोफर साहब फटाफट जरा इसका भी जवाब दीजिए। और ये बड़ा सवाल आपसे पूछा है, अभिजीत को भी यही बोला है कि जनाब आप 370 की बात कर रहे हैं, और फारूक साहब खुद कह चुके हैं कि लंबी लड़ाई है जी, ये ऐसे नहीं आएगी जब तक दिल्ली में हुकूमत नहीं बदलेगी। और फिर ये मामला रेजोल्यूशन की पढ़नी बाकी है गौहर साहब, एक लाइन मुझे रेजोल्यूशन की पढ़नी बाकी है जी। दूसरे पहले लाइन में लिख रहे हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, दूसरे लाइन में लिख रहे हैं कि वी नीड टू इनिशिएट डायलॉग टू रेस्टोर द स्पेशल स्टेटस, फुल विद कंफ्यूजन। तीसरी बात, इनके स्टेटमेंट में खुद कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी है ये वापस नहीं आ सकता है। लेकिन अब आप व्हाट यू वांट टू कन्वे पीपल। ठीक है जी, नीलम मसूद साहब जी, दोनों सवालों का जवाब दीजिए ना। पैनलिस्ट, मैं तो इधर सवाल उठा रहा था, इनमें आप पे सवाल उठा दिया। गौहर साहब, जब हमने रेजोल्यूशन लाया उस वक्त अभी इनाम साहब कह रहे हैं कि हम भी वहां मौजूद थे, और शेख खुर्शीद जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है लंगेट से, वो भी चुनकर आए हैं, वो उन्होंने उसका समर्थन किया। अब मैं इनसे पूछती हूँ, वो सेन है कि इनसेन है? जब उन्होंने समर्थन किया, क्या उस वक्त उनको ये नजर नहीं आया स्पेशल स्टेटस कौन सी चीज बोलती है? बाज़ाब्ता वो सेन इंसान है, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बाज़ाब्ता वो सेन इंसान है, वो जानते हैं अगर वो किसी चीज का समर्थन कर, किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो चीज है क्या? जिस चीज के लिए वोट मिला है, इनाम करके बात करेंगे तो दोनों बातें आएंगी। इनाम एक मिनट नीलोफर को बताने दें, फिर आप अपना। आपने अभी कहा कि माननीय अमित शाह जी ने हमें वादा किया है स्टेटहुड का, तो हमें क्या जरूरत है एक रेजोल्यूशन पास? स्टेटहुड पर आपने रेजोल्यूशन पास ही नहीं की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। हम इलेक्शंस कराएंगे तो 10 साल से हम भी देखते रहे इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शंस हुए नहीं। अब जब मौजू है डीडीसी इलेक्शन हो जाते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं। नहीं, अब ये जरा वापस आएंगे ना, मौजू पर आएंगे, हम इलेक्शन को उधर इधर नहीं घुमाएंगे। एक सवाल इनाम पूछ रहा है कि जनाब एम्बिग्यूटी इसमें है, क्लियरेंस नहीं है, अगर आपके एजेंडे में कुछ था, यहां पर कुछ लिखा है। अभिजीत जसरोटिया साहब कह रहे थे हम तो तूफानों से निकालकर किश्ती लाए थे, आप तो किश्ती डुबाने पर आए हैं, इसलिए हम पैरेलल हुकूमत चलाएंगे, अगर आप सुधरेंगे नहीं तो खतरे में तो उमर अब्दुल्ला साहब आ ही गए हैं। और ये जो 371 वाली घंटी बजाने की कल से कोशिश की जा रही है, क्या ये रायहमवा को क्लियर करने की बात है कि अगर दिल्ली से कोई क्लियरेंस आता है 371 पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जेब में डाल के ये कहे कि चलिए जी मैंने तो ये सारी चीजें करवाई दी? गौहर साहब, हमने कोई घंटी नहीं बजाई है, हमने खाली वो घंटी बजाई है जिससे हमें 370 वापस मिले। अगर 370 की बात नहीं होती तो शायद बीजेपी भी हंगामा नहीं करती, और पूरे जो बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं वो उस पर एजिटेशन नहीं करते। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो चीज हमसे छीनी गई 5 अगस्त 2019 को, वो हमें वापस मिल जाए। ये जो रेलेवेंट लोग है ना, जो चाहते हैं जो वहाँ पर शोर और हुआ, वो तो मैच फिक्सिंग है। हमारा कंसर्न इतना ही है। आपका ये मानना है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिली हुई थी और ये मैच फिक्सिंग बीजेपी भी कर रही थी, और ये टाइम सारा जाया बीजेपी ने मैच फिक्सिंग में उमर के साथ करके सारा कुछ किया। गौहर जी मैं नीलोफर साहिबा को एक मिनट मैडम लोगों के नीलोफर साहिबा एक मिनट मैडम बात सुनिए। इम्पेडिमेंट यहाँ पर कोई काम ना हो, लोग तो 10 सालों से जूझ रहे हैं मुसीबतों से। हमारी कोशिश यही तो फिर जसरोटिया साहब भी कह रहे थे ना कि लोग मुसीबत में हैं, उनको बाहर निकालिए, सियासत ना करें वहां पर। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन और एनसी का स्पोक्स पर्सन एक ही बात कह रहा है। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको अभी कहा, मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। जब तक आप बात नहीं सुनेंगे तब तक आप बात समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही आपको कहा कीजिए ना, जब मैं बोलती हूँ आप बीच में बोलते हैं। मैं यहाँ आपकी बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ। एक मिनट जरा जसरोटिया साहब को भी ले आते हैं बीच में। मैं एक मिनट मसूदी साहब मैं आप आऊंगा। जसरोटिया साहब, मैं रिकॉर्ड्स को खंगाल रहा था। 1969 जब 5th फाइनेंशियल कमीशन बना, उन्होंने रिकमेंड किया कि स्पेशल स्टेट्स होने चाहिए।
इट इज फ्रॉम 1969। उसके बाद जब स्टेटस मिला तो जम्मू कश्मीर को भी मिला, नागालैंड को मिला, असम को मिला। अब इससे फायदा क्या है, जिस पर आप भी बातें कर रहे थे, बीजेपी भी जो बता रही थी कि हमारा जी लैंड हमारा प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारा कल्चर प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारे जॉब सिक्योर होने चाहिए, और सबसे बड़ा है कि फाइनेंस सेटअप जो केंद्र और स्टेट के बीच में होता है 90:10 का, वो रेस्टोर होना चाहिए। गालिबन ये जो मेरे हाथ में रेजोल्यूशन है, ये उसी की अक्कासी है कि जनाब आप ये चीजें कीजिए, क्योंकि ये माजी में थी। तो प्रॉब्लम कहां पर है, कर दीजिए इस चीज को। और आप भी तो यही चाहती थी, बीजेपी तो भी यही चाह रही है ना। देखिए प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कहां पर है। प्रॉब्लम आपने 1969 का रेफरेंस दे दिया और हर एक चीज का रेफरेंस दे दिया। एक अच्छी भला हर यहां पर सारा सिस्टम चल रहा था। ये गौर साहब मैं भी मानता हूं, शायद बड़े कम नेता होंगे जिसको जो इस बात को आपके सामने मिल करते हैं कि ये बात सही है। लेकिन कहां पर प्रॉब्लम शुरू हुई, मैं फिर इतिहास में जाऊंगा तो अभी नीलोफर जी को थोड़ा बुरा लगेगा। फिर मैं 87 में जाऊंगा कि अच्छा भला जो सब कुछ चल रहा था, आपके यहां पर इंडी गठबंधन वालों ने, बूटा सिंह जी ने फोन किया और रातों रात आपने बदल दिया सब कुछ। उसके बाद 1.5 लाख से ज्यादा खबरें, उसके बाद बम गोली बारूद, उसके बाद लूट खसूट का माहौल, उसके बाद ये सब कुछ होता गया कि आज मैं आपको 5 साल के बाद का 5 साल का रिकॉर्ड। एक मिनट मेरी बात सुन ले, तो आप हुकूमत में मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट मेरी बात सुन ले, लोग समझ पाएंगे, बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं बड़े इत्मीनान से आपको सुन रहा था, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। अरे मेरे को एक बात बताएं कि आपने क्या दिया पिछले, आपका मैंने 50-60 साल का, अगर आज मेरी न्यूज में पढ़ी होगी, 2 दिन पहले का आर्टिकल भी पढ़ा होगा, वो तारिक आजमी साहब जो आप ही के इंडी गठबंधन के, उन्होंने कहा था 5 साल का ब्यौरा दो। मैंने उनसे 50-60 साल का मांगना और 5 साल का अपना ब्यौरा भी दिया। मैंने बताया 1.5 लाख से ज्यादा आपने यहाँ पर कब्रें बना दी और हम लोगों ने अमन सुकून सुख चैन लाया। मैंने इस पर मेरा भी सवाल होगा ना अभिजीत जी, ये जो नीलोफर मसूद साहब, एक मिनट, ये जो डायरेक्टली कल से कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जी मेन प्लेयर है मिलिटेंसी को बढ़ाने में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जनाब सबसे लोग तो हमारे मिनिस्टर हमारे मरे, एमपीज हमारे मरे, वर्कर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरे, और फिर भी इन्हीं को दोष दे रहा जा रहा है। एक तो ये भी बड़ा सवाल है, क्यों इसको ऐसा नहीं माने जाए कि दिल्ली की पॉलिसियां ही हमेशा गलत रही टुवर्ड जम्मू कश्मीर, जिस प्रिज्म से हमेशा इसको देखा गया। आज ये सिचुएशन है कि भरोसा ना लेफ्ट है ना राइट है, हर एक शक की निगाह से देख रहा है एक दूसरे को। देखिए दिल्ली की पॉलिसी मैंने 87 में आपको बता ही दिया, जिनके हाथों में उस समय दिल्ली था उनकी पॉलिसी तो गलत थी। उसके बाद ही पहला हाजिन ग्रुप गया था। आप तो गौर साहब सब जानते हैं 5 लोग कौन थे जो पार गए थे हथियार उठाने के लिए, कहां से थे वो। तो जब आपने सब कुछ किया उसके बाद क्यों नौबत आई ये सब कुछ करने की, इसका ये तो समझना चाहिए लोगों को। आपको तो बताना पड़ेगा इन सब बातों के बारे में कि ऐसा क्यों किया गया और क्यों नहीं किया गया। आज अगर आपके पास एक अच्छी भली जिस अस्तफल रियासत को आज एक पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया, उसे आगे लेकर जाए ना, अपने बाकी बातें पूरा करें। 200 यूनिट का मेरा 200 यूनिट का गौर साहब मैं मुझे बिल लेने दीजिए। 200 यूनिट का मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था उमर साहब को, मेरा 200 यूनिट का बिल दे दो। दिन पर दिन बढ़ रहा है। उमर साहब भी एक अच्छे आदमी हो तो देंगे, मुझे पता, उन्होंने उनके वादे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूं। तो आप उस तरफ आए जरा, नौकरियों की बात करें, 1 लाख नौकरियों की आपने बात की हुई है, ये सब कुछ देना। ये कहां पर आप जो चीजें आप ही नहीं दे पाएंगे ना आपको इसके इख्तियारात है, तो उसमें क्यों लोगों का और असेंबली का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप ये सब कुछ कह के। एक चीज और लास्ट बात गौर साहब, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं नीलोफर जी, याद रखिएगा सबसे बड़ा मैंडेट अगर आप बात करोगे 370 वर्सेस 370, सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला। आपसे 1.5 लाख ज्यादा वोट हमने लिए हैं। और ये जो एक नुमाइंदे वाली पार्टी है ना, ये भी अपने आप को बहुत बड़ा मैंडेट का समझ लिया। इनको भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी पार्टी कौन उभरी है। ठीक है जी, मैडम आप भी जवाब दें और फिर मैं जरा इनाम के पास, मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे इट इज द नंबर। एक मिनट मैं आऊंगा इनाम आपके पास, बस एक मिनट मैं आऊंगा। नीलोफर जरा जवाब दें, मैं आता हूं आपके पास। एक मिनट मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए सही करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर जो मिला है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी को मिला, ये आपको पता होना चाहिए। आपको एक नुमाइंदा है पीडीपी के 2 या 3 है, आपसे ज्यादा पता नहीं कौन सा वोट आपने लिया, घर पे ही वोट बना लिए तो दूसरी बात है। वो टाइम चला गया, अब तो 5000 वोटों वाला समय चला गया कि एमएलए बन जाया करते थे। अब तो विधायक बनने के लिए यहाँ पर लाखों सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पार्लियामेंट में हराया, ये भी ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पार्लियामेंट में हराया। नीलोफर मसूद साहब, एक तो ये जो पुरानी बातें हो रही है ना, ये वही बात दोबारा चल रही है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। ये जो स्पेशल स्टेटस की बात सामने रखी गई है विदाउट टेलिंग दिस कि 5 अगस्त 2019 का फैसला सही था गलत था, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। और यह कहा गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उनको रेस्टोर करें।
क्या हम ये माने कि रास्ता ढूंढने की कोशिश में है उमर अब्दुल्ला हुकूमत कि किस तरीके से दिल्ली तक जाया जाए और दिल्ली को कन्विंस किया जाए कि हमारे जो बुनियादी इश्यूज हैं, जिनमें फाइनेंशियल सेटअप हमारा सबसे बड़ा इशू है, जिसमें 90:10 वाला पोर्शन हमारा चलता था, जिसमें हमारे बजट नॉन लैप्स वाला होता था, क्योंकि हमारा टेरेन इस तरीके का है कि आप 12 महीने काम नहीं कर पाते। क्या उमर के दिमाग में यह चल रहा है, या जो अभिजीत कह रहा कि एक पॉलिटिक्स है इसलिए हवा बनाई गई? देखिए अभिजीत जी, मुझे लगता है यही लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो इन्होंने किस तरीके से वो पॉलिटिकल एरोगेंस को आगे बढ़ाकर एक मॉक असेंबली जो है, असेंबली के बाहर कंपाउंड में बैठकर वो उन्होंने कहा कि हम एक पैरेलल हुकूमत जो है वो उसको आगे चलाएंगे। अगर इस तरीके से हुआ तो ये उनकी पॉलिटिकल एरोगेंस जो ये खत्म होने वाली नहीं है। हम ये समझते हैं कि अभी उस शौक से बाहर नहीं आए, क्योंकि 10 साल उन्होंने हुकूमत की है, शायद ये उस शौक से अभी बाहर नहीं आए कि बाज़ाब्ता यहाँ पर लोग जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए हैं लोगों के मसले हल करने के लिए, तो इनको इस शौक से बाहर आना चाहिए। रही उमर साहब की बात, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हमें अगर कुछ मांगना है वो हमें सेंटर से मांगना है, तो हम उस सेंटर को सामने रखकर जो हमने रेजोल्यूशन पास किया है हम उन्हीं से कहेंगे भाई जो चीजें आपने हमसे छीनी 5 अगस्त 2019 को वो हमें वापस कर दो। तो सेंटर में अगर बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती, तो जाहिर सी बात हम उनसे पूछते, हम उनसे मांगते। तो एक रास्ता तो जरूरी होना चाहिए, और उस हिसाब से जो मैसिव मैंडेट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये रेस्पेक्ट करना बीजेपी की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको रेस्पेक्ट करे। ये फिर वही सवाल आता ना जो इनाम पूछ रहा था कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को कंफ्यूजन है या वो जानबूझकर इस तरीके का माहौल बना रही है? अगर फारूक साहब और उमर साहब मेरे साथ इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि लंबी लड़ाई है, 30-35 साल का वक्फा भी लग सकता है और 100 साल का वक्फा भी लग सकता है, ये भी मेरे सामने है। फिर मुझे ये भी पता है कि एक जमाना था 96 में जब ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पर बात हुई और कहा गया कि जनाब बहुत जल्द हालात बदलेंगे। हालात कितने बदले सबके सामने है। फिर दिल्ली से ये आवाज आई कि जनाब सुइयां वापस नहीं जाती हैं, जो चला गया आगे बढ़िए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगे बढ़ती गई। टाइम गेन है, इसको लेने के लिए चलते हैं आगे। फिलहाल एक सेट किया गया गोल कि हमने तो कोशिश की थी, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ये कंफ्यूजन है जानबूझकर पॉलिटिक्स है नीलोफर जी? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन है या पॉलिटिक्स की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी जानते हैं जिस इंसान ने 370 को छीना, तो हो सकता है हमको टाइम लगेगा उसको रेस्टोर करने में, लेकिन बातचीत करने से ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कुछ न कुछ चीजें जो हमसे छीनी गई, बल्कि हर कोई चीज जो हमसे छीनी गई, उसके लिए बात करनी तो है, कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी है। अब हम कितना जल्दी मोटिवेट कर पाते हैं सेंटर को ये कहकर कि भाई लोग मैसिव मैंडेट दे रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये डिपेंड करता है आगे पॉजिटिवली हमारी तरफ बढ़ रहा है कि उसमें अभी भी वो नेगेटिविटी है। वो चाहते हैं कि अपना ही वो दौर चलाए। तो अगर वो भी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को अपनाना है, उनके जो ख्वाहिशात है या उनके जो भी सेंटिमेंट्स है उनका ख्याल रखना है। मैं इनाम के पास जाऊंगा, उससे पहले जरा एक सवाल का थोड़ा सा जवाब दीजिए। 370 में स्पेशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे जमीनों के हकूक, हमारी नौकरियों के हकूक और इस तरीके की बातें बची थी। रेस्ट बाकी वो उससे पहले ही चला गया था जितना भी था हमारे पास। अगर ये 371 में रेस्टोर होता है तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए वो मैकेनिज्म वो जब डिवाइस हो जाएगा, पार्टी बैठेगी, वो डिस्कस करेगी। मकसद हमारा ये है 371 पर भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि चैनल ऑफ, क्योंकि जो 370 है आप खुद जानते हैं इस पर क्या स्पेशलिटी है। 370 इज समथिंग डिफरेंट और 371 जो है इट इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज ऑफ द रीजन ये प्रिंसली स्टेट था। फिर किस तरीके से 370 आया, क्या आया, उसमें अपनी एक खसूसियत है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अगर दरवाजे खोलती है सेंटर, हमें ठीक है। इनाम करें इनाम। गौहर जी, मैंने आपको कहा, पहले ही कहा आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कंफ्यूजन की शिकार है। जो मैडम यहाँ पर हमारे पास एडवोकेट नीलोफर साहिबा बोल रही है, वो कोई चीज जो इन्होंने यहाँ पर बोला कि वो सेंटर के साथ ये करना चाहते हैं, उसका कोई भी जिक्र उस रेजोल्यूशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी कहा कि 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पर चीजें हुई हम उनको कहेंगे वो वापस लेने के लिए। अगर आप वो रेजोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें 5 अगस्त के पोस्ट 5 अगस्त का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, कंडेमनेशन भी नहीं है।
और उसके बाद जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या उसको वो रिवर्स करना चाहते हैं, क्या वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये तंजीम ही शिकार हो चुकी है। अब आपने उसका समर्थन किया है, आपको समर्थन वापस ले सकते हैं, आपको समर्थन वापस ले सकते हैं, वापस लेने वाली बात नहीं है वो। आप समर्थन वापस ले सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमें टाइम लगे, 35 साल भी लगे, 30 साल लगे। ये अगर इलेक्शन के टाइम यही बात लोगों के सामने रखते हैं कि 370 हासिल करने के लिए हमें 30 सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। वो बाशूर कौम है जम्मू कश्मीर बाशूर कौम है, यहाँ पर वो काफी मैच्योर है, वो जानते हैं, वो जानते हैं। हमने कभी ये पर नहीं लिया, हमने धोखे पर कभी वोट नहीं लिया, कन्फेस किया कि हमने कभी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा अपने लास्ट कमेंट के लिए। मेरा वक्त बड़ा कम है। नीलोफर जी 1 मिनट। अभिजीत जसरोटिया, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी टॉप लीडरशिप कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर लगातार ये बताती रही कि प्रोटेक्शन होगी जी, जॉब्स की भी प्रोटेक्शन होगी, जमीनों की भी, और इन्वेस्टमेंट भी होगी, और 10 तरह की चीजें होंगी। नो डाउट कि आप अभी यहां टीवी पर बड़ी चीजें बताएंगे, लेकिन ये आपको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कहां पर है, बेरोजगारी की शरह कहां पर है, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो बड़े बड़े दावे अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए, अभी तक एक भी चीज पूरी नहीं हुई। अब जिन चीजों को आप मुझे गिनवाएंगे वो चीजें अलग हैं, वो माजी में भी हुआ करती थी डेवलपमेंट और दीजिए, लेकिन बड़ा चीज होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करें, हम सरकार के अंदर और सरकार के बाहर नौजवानों को किस तरीके से एक सेफ पैसेज दे, वो कहां पर है? वो पिछले 5 साल में भी मिसिंग है, और मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, ये तो सरकार में ही है। आप इन सरकार के क्वेश्चन पूछिए। ये जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बोलने दे, आप अपने एक नुमाइंदे के साथ 2 मिनट के लिए शांति करेंगे। आप अपने एक नुमाइंदे को 2 मिनट के लिए शांत कराएंगे। मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछा उन्होंने, जब एक नुमाइंदे वाली पार्टी से पूछेंगे तब आप बोलिएगा। पहले मेरी बात सुनो जनाब। वो उमर साहब ये बात ही आती है, मुझे बताइए। इनाम एक कल इन्होंने उमर साहब ने कन्फेस भी किया। भाई साहब, एक नुमाइंदे वाली पार्टी, मेरी अलायंस दिल्ली में थी तब वो ठीक था, वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमसे पूछे ना हमने क्या किया, वो आपसे भी कोई पूछ नहीं रहा। वापस रिपीट हो रहा है। एक मिनट इनाम 1 मिनट जी। देखिए जनाब, सबसे पहली बात ये आती है कि 5 अगस्त 2019 को, जैसे अभी नीलोफर बाजी ने एक बात बोली कि हमारी शिनाख्त छीन ली गई। मुझे बताएं, क्या 5 अगस्त 2019 से हम सब चाइनीज हो गए? वो शिंग चांग पुंग पुंग करना शुरू कर दिया हम लोगों ने? अरे जनाब, हम वही हैं, जम्मू कश्मीर वाले, और हमारे हिंदुस्तानी, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। ऐसा कुछ नहीं। क्यों लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हो? कौन सा 370? एक प्लस पॉइंट तो बताएं 370 ने जो हमें आज तक दिया हुआ है। वही लूट खसूट का दौर, वही आपने 1.5 लाख से ज्यादा कवरेज, वही सब कुछ किया गया। यहाँ पर तो हिसाब है, मेरा मुंसिफ है। अब क्या आप बात कर रहे हो? आपने सब कुछ किया और आज आप इसकी वकालत करना शुरू हो रहे हो। आपने दरबार मुंह को खत्म करके कंफ्यूजन में डाला स्टेट को कि कैप्टन आगे लेकर जाएं। वहाँ के हालात मेरे सवाल पर आइए ना, ये जो बेरोजगारी मामला है, वो बेरोजगारी का मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनाब गौर साहब, आप एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? वो जो 30 साल इन लोगों ने डेली वेजरों को 30 साल छोड़ दीजिए, 500 तो बता मैं बताता हूँ, 500 रुपए के ऊपर इन्होंने 30 साल 20 साल जो डेली वेजरों का खून चूसा, उसे आप क्या कहते हो? नौकरी कहते हो? लूट खसूट के चलते जो बैकडोर अपॉइंटमेंट वाले 42,000 नौकरियां, और पूरी की पूरी नौकरियां, एक भी भाई भतीजावाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के रिश्तेदारों को 42,000 नौकरियां मिली हैं। अभिजीत जसरोटिया, क्या ये सही नहीं है कि सेकंड नंबर पर हम बेरोजगारी में है, और ये सरकारी आंकड़े मेरे तो है नहीं? तो जनाब, ये 60-70 साल से उसी के चलते हुआ ना। अब 500 रुपए वाली नौकरी अगर देनी होती गौर साहब, तो 42,000 छोड़ के आप यहाँ पर 42 लाख नौकरियां दे देते। 500 रुपए पे देनी थी ना। 1000 नौकरियां पूरी दी है, खुद का पेट पले, परिवार का पेट पले, और एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है किसी एनसी या कांग्रेस या पीडीपी। जम्मू में रोजगार खत्म हुआ है तो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। यही हक है 87 में। जम्मू में ट्रेडर्स हो रहे हैं बेचारे, जिन्होंने आपको वोट दिया। इसमें तो ज्यादा लिटिगेशन वाले केसेस हैं। फिर ये 42,000 दे दी वाले अलग है जनाब, ये तो जा चुकी है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट पर भी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। इन्वेस्टमेंट की, जब मैंने आपको बता दिया 1.17 लाख करोड़ की जीडीपी डबल हो गई, तो इन्वेस्टमेंट तो आई। इन्वेस्टमेंट बताइए ना, कहां पर है, कौन सी बड़ी इंडस्ट्री लगी है आपको? मुझे बता, इंडस्ट्रीज पूरे, अभी इंडस्ट्रीज देखिए तो मेरे साथ चलिए, मैं खुद इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, एक बताएं प्लॉट कितनी नहीं बचा लगी, पीछे। 2-4 नाम बता दीजिए एक ना। प्लॉट नहीं बचा हाँ, पीछे, प्लॉट नहीं बचे हैं, वो तो हमें भी पता है, जमीन किन लोगों को दी गई है तो सरकार भी बता रही है। अब तो नहीं, जमीनें किनको मिली है सबको पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खड़ा हुआ है यहाँ पर, रातों रात खड़ा नहीं होगा। हमारी खुद की फैक्ट्री को 3 साल हो गए बनते हुए, मैडम, रातों रात तो खड़ा 10 नहीं होगा साल से ना। आप सरकार चल रहे हैं ना जनाब। मुझे सेकंड बताएं टर्म इनसे दो समय एक बात से मरकज की सेकंड टर्म डायरेक्टली देख रही है भाई साहब, जनाब, मुझे 10 साल बताएं, में कितनी इंडस्ट्रियां लगी। मैं बड़ा पुराना आपके सामने एक आंकड़ा लेकर आता हूं, शायद नीलोफर जी को इस चीज से शायद दिक्कत होगी, एक नुमाइंदे वाली पार्टी को उस समय थी नहीं, उनको पता नहीं था। मैं आपको बताता हूं, आप भी पहले एक नुमाइंदे वाली पार्टी थे, आप अचानक 28 से बने। नाम की फैक्ट्री होती थी, आपने मजहब को इस्तेमाल करके पहले 18 आए, फिर 28 आए। आपने 10 साल हुकूमत करके आप हुकूमत में नहीं आ सके। सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने हुई थी 70 के दशक में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाए ना कि आपने क्या किया, जनाब उनसे पूछे ना, वो तो 10 साल में थे, आप सरकार में रहे, पूरे आंकड़े आप भी देना। कल उमर साहब से पूछेंगे कि भैया आपके 3 महीने हो गए, बताओ जी क्या किया आपने। अभी तो ये पूछने लायक ही नहीं बचे ना। पूरे आंकड़े, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरे आंकड़े दे देता हूं आपको। एक एक आंकड़ा दूंगा आपको, कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, कितनी। मेरी बात सुनिए, आपके पास समय अभिजीत जी, आप खुद इंडस्ट्री चलाते हैं, मुझे ये पता है, इसका मुझे एहसास है। लेकिन क्या कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी जहां पर 10,000 5,000 लोगों को रोजगार मिला? पूरे आंकड़े आपको देने लगा हूं, आप सिर्फ 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको पूरे के पूरे आंकड़े दे देता हूं कि कितनी इंडस्ट्रीज लगी है। वो इनको भी बेचारों को उसके बाद दिक्कत हो जाएगी सुनने के बाद। ये पूरे के पूरे आंकड़े हैं हमारे पास, 1 मिनट में आपको पूरे आंकड़े दे देता हूं कि कितनी यहाँ पर मेट्रो चल रही है। जिस तरह आपने कहा था पार्लियामेंट में कि जम्मू में मेट्रो चल रही है, वैसे भाई साहब फिलहाल आप छोड़ेंगे। आप तो फिलहाल कभी तिहाड़ में अंदर और तिहाड़ में बाहर, अब आपसे कौन पूछेगा यहाँ पर क्या है क्या नहीं। यहाँ पर तरक्की वो करेंगे तो बाहर बैठेंगे। उसके लिए आपने माफी मांगनी है, उमर साहब को माफी मांगनी पड़ेगी। जनाब ये सुनिए, यहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज आ रही और कितने इंसेंटिव्स, अच्छा आप बोलते हैं इंडस्ट्रीज नहीं है, इंसेंटिव सुन लीजिए। 2022-23 में अमाउंट अप्रूव्ड कितनी 44 करोड़ रुपए और इंसेंटिव दे दिया गया, डिस्पर्स कर दिया गया वो इंडस्ट्रीज को ही मिला। 2023-24 में 168 करोड़ रुपए डिस्पेंस कर दिया गया। बता दीजिए एमएसएमई कितनी क्लोज हो गई? एम्प्लॉयमेंट की बात, एमएसएमई कितनी क्लोज हो गई? हार्डली 1%, हार्डली 1%। आपके एलजी साहब मान रहे हैं कि 67145 एम्प्लॉयमेंट 67,145 केवल इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। क्या बात करते हैं जनाब, ये आंकड़े इसका मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एस्कॉम है, वो जो रोना रो रही है वो गलत है, और सरकार जो आंकड़े दे रही है, सरकारी पार्टी जो आंकड़े देगी वो सही है। जनाब आंकड़े झूठ नहीं बोलते। जम्मू के अंदर 267 नए यूनिट लगे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है 10,331 करोड़ की, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है 23,648 हुई है। कश्मीर के अंदर, इनको शायद नहीं पता होगा, एक नुमाइंदे वाली पार्टी भी जरा सुन लें, 104 यूनिट लगे जनाब उसके अंदर, और 702 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, और 2075 एम्प्लॉयमेंट हुई है। आपकी केवल एक एम्प्लॉयमेंट हुई असेंबली के अंदर। चलिए मेरा वक्त अब खत्म हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ एडवोकेट नीलोफर साहिबा, अभिजीत जसरोटे, इनाम नबी साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल चूंकि नई हुकूमत है, नए मसाइल उनके सामने जरूर रहेंगे, लेकिन बात जरूर सियासत की हो रही है, तो इस बीच नई बातें भी सामने आ रही है, जहां एक तरफ से पुराने वादे हैं, वहीं नई हुकूमत किस तरीके से आगे बढ़ेगी इस पर भी हमारी नजर है। फिलहाल 5 के 5 में इस वक्त मेरे साथ बस इतना ही।